फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग जितनी भी न्यू अपडेट्स वगैरह होती है वो हम लोग आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। चलो, इसके साथ में ही अपन ने जो क्वेश्चनों की सीरीज चालू कर रखी थी, बीच के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से अपन डाल नहीं पाए और सुपरवाइज़र के बारे में भी कुछ अपडेट देनी थी, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल पाया तो मैं डाल नहीं पाया, तो मैं जल्दी ही उसका भी करूँगा। चलिए, अपन जो क्वेश्चन सीरीज़ की बात कर रहे हैं उसकी अपन बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? अवस्थित नहीं, स्थित है। ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप काफ़ी समझदार होंगे तो वो आप समझ जाओगे। तो मैं बात कर रहा हूँ किसकी, कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो वो है आपका मखदुम के अंतर्गत। कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स? मखदुम के अंतर्गत। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप चारों ऑप्शनों को पढ़ लीजिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा। इसके साथ साथ भी कुछ बताने लायक होगा, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँ। तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान आपका मखदुम के अंदर हो गया, जो मथुरा में है। इज्जत नगर के अंतर्गत आपका जो आता है, जो पक्षी अनुसंधान संस्थान केंद्र है, और बीकानेर के अंदर है। वहाँ पे आपका डेजर्ट हॉर्टिकल्चर का भी है और उसके साथ साथ कैमल का भी है, तो वो आप लोग याद कर लेना। और इसके साथ साथ ही अपन जारी करेंगे अपन ट्रिकों का भी, तो उसके अंदर ट्रिक वगैरह आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जो आपका भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र है, ये एक ऐसा केंद्र है कि हर एग्ज़ाम के अंदर, चाहे आप जेट, प्री पीजी, पीएचडी या फिर मैं अदरवाइज़ किसी भी सिविल नौकरी की बात करूँ तो उसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। आरएएस में भी पूछा जाता है। आरएएस से लेकर अगर आप छोटी से छोटी पटवारी की बात करोगे तो उसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जो होगा राइट आंसर वो होगा अंबिका नगर, मालपुरा टोक के अंदर। तो ये अंबिका नगर, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, अंबिका नगर है आपका। उसके अंदर क्या है? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान केंद्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करना चाहता हूँ, भैंस का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो जो आपका भैंस का गर्भकाल होगा वो कितने दिनों का होगा? 270 दिन। सेकंड ऑप्शन है 278 दिन, थर्ड ऑप्शन है 282 दिन, और फोर्थ ऑप्शन आपके 308 दिन। तो अगर अपन बात करें ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आंसर की बात करूँगा, आप लोगों ने सोच लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, जो 308 दिन है। और अगर कई किताबों में देखने को मिलेगा तो 310 भी दिन देखने को मिल सकते हैं, और आजकल रिसेंटली कई बुकों में दिया हुआ है 316 दिन भी आपको देखने को मिलेगा। तो अपन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपका 308 दिन आपका राइट हो जाएगा। बाकी अगर 310 या 316 आते हैं वो भी आपका राइट आंसर माना जाएगा, क्योंकि 310 दिन से कम होते हैं या फिर 308 दिन से कम होते हैं तो वो फिर इसके अंतर्गत काउंट नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करना चाहता हूँ, भेड़ का गर्भकाल कितने दिनों का होता है फ्रेंड्स? तो ये भी अगर अपन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 130 दिन, ऑप्शन नंबर सेकंड है वो है 140 दिन, ऑप्शन नंबर थर्ड है वो आपका 150 दिन, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो है 160 दिन। तो अगर ऑप्शन की बात करूँ तो उसके अंदर आपका 150 दिन राइट हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है भेड़ एंड बकरी का। तो अगर मैं बकरी की बात करूँ, बकरी का होता है 150 दिन, और अगर पर्टिकुलर रेंज के अंदर हो या फिर आपको 148 अगर आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है, तो भेड़ के अंतर्गत आपको ऑप्शन राइट करना पड़ेगा 148 दिन। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर मैं बात करूँ स्ट्रिप का परीक्षण या स्ट्रिप का टेस्ट है वो किस रोग से संबंधित है, वो मिल्क फीवर से होगा, न्यूकैसल डिजीज से होगा, या थनैला से, या टिक फीवर से? तो ऑब्वियसली बात होगी, सभी को पता होगा थनैला से होगा, और ये दूध निकालने से पूर्व किया जाता है, ये भी चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करना चाहता हूँ, पशुओं में होने वाला आफरा रोग जिसे ब्लोटिंग बोलते हैं, तो ये जीवाणु जनित है, कवक जनित है, ये विषाणु जनित है, या प्रदूषित आहार से होता है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। जो आपका प्रदूषित आहार है उससे आपका ये ब्लोटिंग वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं, पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? जो आपका मिल्क फीवर है वो किसकी कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी है लोहा,
ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन। तो ऑब्वियसली बात है कि ऑप्शन देखकर ही पता चल रहा होगा जो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम की कमी। तो कैल्शियम की कमी से क्या होता है, आपका मिल्क फीवर होता है। और एक चीज़ और बता दूँ, जो मिल्क फीवर होता है इसके अंदर नाम में फीवर है, लेकिन पशुओं का टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, इसके अंदर डाउन हो जाता है, यानी कि इसके अंदर पशुओं को टेम्परेचर गिर जाता है। तो ये चीज़ भी आप लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। खुरपका और मुंह पका रोग किस में पाया जाता है? जो फूड एंड माउथ डिजीज़ है वो किस में होती है? बिल्लियों में, गोपशु में, कुक्कुट में या मानव में? तो ये तो काफ़ी इजी सवाल है। तो गोपशु या कैटल वगैरह के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, पशुओं के पैरों तथा मुंह की बीमारी के क्या कारण है? मतलब कि ये वही बात है, फूड एंड माउथ डिजीज़ होती है वो किसकी वजह से होती है? तो विषाणु की वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये वायरल डिजीज़ है, तो ऑब्वियसली बात है सभी को पता होगा कि वायरस से होती है। बर्ड फ्लू किससे प्रभावित करता है? बर्ड फ्लू है वो किससे प्रभावित करता है? ऑब्वियसली बात है कि बर्ड से पता चल रहा होगा कि पक्षी होता है। तो ऑप्शन भी देख लेते हैं, पशुओं को, पोल्ट्री को, बेड़ों को, झींगा को। झींगा कोई पक्षी नहीं है, बेड़ भी कोई पक्षी नहीं है, पशु होते पशु है। बर्ड का मतलब पोल्ट्री वगैरह, टर्की वगैरह जो बर्ड के अंदर कर आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, पोल्ट्री को प्रभावित करता है। मैं बात करूँ रानीखेत रोग किससे संबंधित है? सुअर से, गाय से, मुर्गी से, खरगोश से? तो इसका जो राइट आंसर है वो मुर्गी है, क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक रोग है, तो ये आप लोगों को पता ही होगा। इसके अंदर ये नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसी चीज़ का आपको देखने को मिलेगा, मुर्गियों का सबसे खतरनाक बीमारी है, तो वो आपको रानीखेत है। इसके अंदर क्या होता है कि पूरे फॉर्म के अंदर एक साथ मुर्गियाँ मर जाती है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, रेशम किससे प्राप्त उत्पन्न होता है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। रेशम के कीड़े के अंडे से, रेशम के कीड़े के प्यूपा से, रेशम के कीड़े के लार्वा से या स्वयं कीड़े से? फ्रेंड्स में ये ऊपर आपको दी हुई है अंडा, प्यूपा एंड लार्वा। जो अंडे होते हैं, प्यूपा होते हैं या लार्वा होते हैं, ये इंसेक्ट की क्या है, स्टेजेस है। तो कौन से स्टेज के अंदर वो उत्पन्न करता है? जो आपका प्यूपा होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यूपा से आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको रेशम कीट। अगर मैं बात करूँ रेड रिवोल्यूशन या लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस से, दूध से, ऊन से, गेहूँ से? तो ऑब्वियसली बात है रेड गेहूँ से नहीं है, ऊन से भी नहीं है, दूध से तो वाइट रिवोल्यूशन आती है, तो ऑब्वियसली बात है मांस से। इसके साथ साथ ओनियन भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, सूरती, मुर्रा, जाफराबादी और मैसाना किस पशु की प्रजाति है? तो ये आपकी गाय की है या भेड़ की है या भैंस की है या मुर्गी की है? ऑब्वियसली बात है, अगर आपने मुर्रा को भी नोट किया होगा तो पता चला होगा कि मुर्रा भैंस की नस्ल है, सूरती भी है और जाफराबादी भी और मैसाना भी। भैंस कितने दिनों के बाद पुनः ऋतुमय होती है? तो 18 दिन बाद में होती है, 21 दिन बाद में होती है, 23 दिन बाद में होती है, 25 दिन बाद में होती है? तो जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो 21 दिन हो जाएगा। 21 दिन बाद में पुनः ऋतु में होती है, और भैंस ही नहीं, गाय भी आपकी 21 दिन के बाद ही अंतर आपका ऋतु में हो जाती है। किसके मांस को च्यवन के नाम से पुकारा जाता है या जाना जाता है? गाय के मांस को, भेड़ के मांस को, बकरी के मांस को, सुअर के मांस को? तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा बकरी के मांस को च्यवन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, नीली क्रांति या ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से, तेल उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से या झींगा उत्पादन से? तो झींगा आपने पहले ही देख चुके, तो जो इसका राइट आंसर है मत्स्य के उत्पादन से आपका ब्लू रिवोल्यूशन हो जाएगा। पिंक रिवोल्यूशन है या गुलाबी क्रांति है वो किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से, गुलाबी या गुलाब से उत्पादन से, या उर्वरक उत्पादन से, या झींगा उत्पादन से? तो इसका जो राइट आंसर है वो झींगा उत्पादन हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहे होंगे।
इसके साथ साथ अगर आप एक्सप्लेनेशन भी चाहते हो तो मैं इसी के साथ में दे दूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि हर सप्ताह के अंदर या हर एक वीक के अंदर आपको लेके आप लोगों के लिए एक ट्रिक का वीडियो ज़रूर लेके आऊँ, जिसके अंदर कवर करेंगे अपन क्रॉप्स वगैरह या XYZ जितनी भी एग्रीकल्चर के अंदर अपने ट्रिक होंगी, मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर भी ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होता है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।